हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। जैसा कि आप देख रहे हैं रासायनिक बलगति 12th केमिस्ट्री फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगति, जिसमें टॉपिक है आपके सामने वेग नियम या दर व्यंजक। ठीक, क्या है? वेग नियम या दर व्यंजक। अगर आपको बताएं हम तो वेग नियम जो है, क्योंकि कल टॉपिक में बताया गया था आप लोगों को इससे पहले के टॉपिक में, ठीक है, कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं होती हैं जो कुछ समय में पूर्ण हो जाती हैं, जिसका हम वेग निकाल सकते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, अतिमंद अभिक्रियाएं। तो तीव्र और अतिमंद का हम वेग नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो मंद अभिक्रियाएं कुछ होती हैं उनका वेग निकाल सकते हैं। तो वेग नियम या दर व्यंजक को हम पढ़ेंगे आज। इस टॉपिक में हम वेग नियम या दर व्यंजक को पढ़ते हैं कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक, अभिक्रियाओं का वेग कैसा होता है। चलिए देखते हैं क्या है। वह गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा एक बात, इसमें मेन जो हमारा है प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, क्या है? हमेशा जो इसमें वेग नियम पर लागू होंगे वो सब प्रायोगिक आधार पर होंगे। ठीक है, इसमें आपको केवल पढ़ना रहेगा और जितने मान आएगा लिखा मिलेगा आपको प्रायोगिक मान के अनुसार। ठीक, तो वो क्या होता है? वेग नियम कहलाता है। इसके अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो अभिक्रिया होता है उसकी जो सांद्रता है उसके समानुपाती हो, गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं वेग नियम या दर व्यंजक को पढ़ते हैं। ठीक, वेग नियम या दर व्यंजक को पढ़ते हैं। मान लीजिए हमने एक समीकरण लिया a प्लस वी, ठीक, इक्वल प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट्स बन रहा है। a इक्वल वी, प्रोडक्ट्स बन रहा है। ये n मोल, n मोल, n2 एंड n1। ठीक, तो यदि हम इसका क्या निकालें, वेग दर व्यंजक निकालें, देखिएगा कैसे निकलेगा। हो जाएगा dx अपान रेट बराबर dx अपान dt समानुपाती dx अपान dt समानुपाती सांद्रताओं के घात के इनटू। ठीक, ये हो गया, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। ओके, तो dx अपान dt बराबर ax v ax v y, ये हो जाएगा। और k हमारा समानुपातिक स्थिरांक हो जाएगा। k क्या हो जाएगा? समानुपाती स्थिरांक। k बराबर समानुपाती स्थिरांक। क्या हो जाएगा? k समानुपाती स्थिरांक। k बराबर हमारा क्या हो जाएगा? समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक। ठीक, स्थिरांक जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं, जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ठीक, क्या हो गया? जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ये हमारा वेग दर व्यंजक है। ठीक, k बराबर समानुपाती स्थिरांक जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। ठीक, क्या होगा? विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक क्या होता है? ठीक, उपरोक्त समीकरण में यदि स्थिर ताप कर दिया जाए, ऊपर जो भी हमने समीकरण लिखा था वो समीकरण में क्या, यदि ये बराबर b बराबर 1, मतलब एक जो सांद्रता है अभिकारक 1 कर दिया जाए और v जो अभिकारक है 1 कर दिया जाए, तो dx dt बराबर k हो जाता है। अतः स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग अभिक्रिया के उस वेग के बराबर होता है जबकि अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, इकाई मतलब 1 हो। यदि अभिकारक में
एक से अधिक अभिकारक हो तो प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई होनी चाहिए। कहने का मीन्स उपरोक्त जो अभी हम लोगों ने समीकरण पढ़ा है, देख लीजिए वो समीकरण क्या है, dx/dt बराबर k a b x y, ठीक। अगर हम क्या कर देंगे, इसका मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर k हो जाएगा, है ना, ठीक। ये लिखा है यहां देखिएगा, dx/dt बराबर k, dx/dt बराबर k क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर k, ठीक। तो ये क्या है, अब क्रिया का वेग हो जाता है। ये यहां दिया तो गया है, चलिए ठीक है। क्या दिया गया है, यदि सांद्रता को ग्राम मोल प्रति लीटर में और समय को सेकंड में व्यक्त करें तो अब क्रिया का वेग dc/dt सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय, सांद्रता समय इनवर्स, ठीक। क्या हो जाएगा, सांद्रता समय इनवर्स। अभी जो हम आपको दिखाएं तो सांद्रता को यदि मोल में मापते हैं, क्या मापते हैं, सांद्रता को यदि मोल में मापते हैं तो मोल इंटू समय इनवर्स 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का मात्रक। क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का मात्रक, क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा, मोल सेकंड इनवर्स। अब जब भी हम पढ़ेंगे इसके आगे तो सबका मात्रक पढ़ते चलेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। चलिए देखिए, अब वेग स्थिरांक हमारा हो गया, वेग स्थिरांक के मात्रक हो गया, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब कोटि निकालने के लिए आ रहा है, ठीक। तो क्या होता है कोटि के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कोटि, जो अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। क्या होता है, अणु, परमाणु या आयन की सांद्रता पर वेग जो अभी आप पढ़े हैं उस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अतः प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया की समीकरण, देखिए अभी हमने क्या कहा था, प्रायोगिक रूप से सब रहेगा ये चीज, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बात को कॉमन मिलेगा आपको, प्रायोगिक रूप से ही निर्धारित रहेगा, उसमें आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जो प्रयोग रूप से आधारित है वो नीचे लिखा रहेगा, ठीक। देखिएगा, अभिक्रिया वेग की समीकरण में सांद्रता पदों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जितना सांद्रता का पद होता है, ठीक है, उसी को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ओके, योम वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को उस अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जाता है। अगर 1 से 2 अभिकारक हैं तो उस पे जो घात होता है सांद्रता का उसे अभिक्रिया की कुल कोटि कहते हैं, ठीक। अगर 1 है अभिकारक तो उसके ऊपर जो घात है वो कोटि हो गया। अगर 2-3 अभिकारक हैं, ठीक, तो वो 2-3 मिलाकर अभिक्रिया की कुल कोटि कही जाती है। एक बार फिर से देखिएगा इसको सिंपल में, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अगर सांद्रता है तभी अभिक्रिया का वेग निर्भर रहेगा, ठीक। अतः प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया की वेग की समीकरण में सांद्रता पदों की संख्या उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एवं वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को उस अभिक्रिया की कुल कोटि कही जाती है, ठीक। अब ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा कि जो अभिकारक हैं उसके ऊपर जो सांद्रता के घात होता है, ठीक, वही हमारा कोटि कहलाता है। अब आगे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल लेकर, ठीक। मान लीजिए कोई रिएक्शन हम ले रहे हैं, ठीक, कोई रिएक्शन हम ले रहे हैं A प्लस B, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, इसके अभिकारक के सांद्रता पर वो निर्भर करती है, ठीक।
क्या निर्भर करती है? अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है। ये समीकरण क्या है? A प्लस बी इक्वल प्रोडक्ट्स है। क्या है? A प्लस बी इक्वल प्रोडक्ट्स है। ठीक, अब क्या होता है, इसकी सांद्रता पर अपक्रिया का वेग निर्धारित होता है और अपक्रिया की कोट निकलेगा। कैसे? A प्लस बी, मान लीजिए यहां x और यहां y। ठीक, गिव्स A P V Q। ये अब क्या हो गया? A P और सांद्रता क्या हो गया? Q हो गया। तो क्या हो गया इसका? अपक्रिया की कोट P की सांद्रता के घात और B के सांद्रता के घात। तो यहां निकलेगा अवक्रिया, ठीक, अवक्रिया में अभिकारक, अभिक्रिया में अभिकारक A के सापेक्ष सांद्रता A के सापेक्ष सांद्रता P तथा V के सापेक्ष सांद्रता Q है। अतः अवक्रिया की कोटि, अतः अवक्रिया की कुल कोटि क्या होगा? अतः अवक्रिया की कुल कोटि बराबर P प्लस Q होगा। क्या होगा? P प्लस Q होगा। P प्लस Q है। ठीक, ये क्या हो जाएगा? P प्लस Q है। अब देखिएगा अपक्रिया की कोट कितनी है? P प्लस Q है। हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने। ठीक, क्या लेते हैं? मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A प्लस B, ठीक, और उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन यही है। अभिक्रिया की कोट अगर आप समझ गए तो इसके बाद आपको अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं। अभिक्रिया कितनी प्रकार से होती है, अगर कोड नहीं जानेंगे तो लगा नहीं पाएंगे। क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत है इसमें। ठीक, A प्लस बी, मान लीजिए कोई उत्पाद बन रहा है। इस अभिक्रिया का वेग दिया गया है R। अभिक्रिया का वेग दिया गया है क्या? K A हाफ और V, ठीक, ये। अब इसकी हमें कोट निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी कोट निकालनी है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक, और इसका हमें वेग दिया गया है, हमें इसकी अपक्रिया की कोट निकालनी है। क्या निकालनी है? इस अपक्रिया का वेग इतना है तो इसकी कोट निकालिए। तो इसकी कोटि क्या होगी? कोट क्या होगी? ठीक, कोट क्या होगी? ये अब कोट निकालने के लिए हमने बताया है कि सांद्रता के जो वर्ग है, ठीक, उसके क्या होता है? सांद्रता का जो वर्ग होता है उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, वो अपक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक, तो अपक्रिया की कुल कोटि बराबर यहां लिखिएगा आंसर में, क्योंकि रेट हमारा दे दिया गया है। ठीक, अगर रेट दिया ना गया होता तो हमें रेट निकालना पड़ता। तो इसलिए अपक्रिया की कुल कोटि बराबर अपक्रिया की कुल कोटि बराबर क्या हो जाएगा? A का हमें दिया गया है 1/2 प्लस B का भी दिया गया है 3/2। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो 4/2। ठीक, और 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक, इक्वल टू 2। तो अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अपक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, अब हमें कोड से ही पता चल जाएगा कि कौन सी अपक्रिया होती है। ठीक, अब ये हो गया अपक्रिया की कोट हो गया।
ठीक, ये हो गया हमारा अवक्रिया की कोटि। अब हम यदि अवक्रिया की कोटि मान लीजिए आता है 1 2 3, यह कोई पूर्णांक भी हो सकता है अवक्रिया की कोटि, ठीक है। अवक्रिया की कोटि कोई पूर्णांक भी हो सकता है और मोल प्रभाज में भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक, देखिएगा 2NO प्लस O2, क्या है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, ये ठीक है, क्या हो जाएगा 2NO2, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में और ये भी गैस फॉर्म में, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक। ये आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बताए हैं अगर आपको रेट नहीं निकालेंगे आप तो ऑर्डर नहीं निकल पाएगा, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकल पाएगा, कोटि नहीं निकल पाएगा, ठीक। तो कोटि अवक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या हो जाएगा, R बराबर, ठीक, दर कितना हो जाएगा NO2, ये 2 है, ठीक, 2 है इंटू सांद्रता के घात के समानुपाती होता है, तो वो 2 कितना है, O2 1 है, ठीक। अब क्या हो गया, R इक्वल, ये अवक्रिया की क्या हो गई, रेट हो गई, क्या हो गया, रेट हो गया, अवक्रिया का ये रेट हो गया। अब हमें अवक्रिया की कोटि निकालना है। क्या निकालना है, अवक्रिया की कोटि, क्या निकालना है, अवक्रिया की कोटि, ठीक। अवक्रिया की कोटि बराबर होगा, सांद्रता को जोड़ दीजिए 2 + 1, ये तो अवक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, बराबर 3, ठीक। ये तृतीय कोटि की अवक्रिया कही जाएगी। क्या कही जाएगी, तृतीय कोटि की अवक्रिया कही जाएगी। इसे हम लिख सकते हैं तृतीय कोटि की अवक्रिया, ठीक, क्या कहेंगे, तृतीय कोटि की अवक्रिया, ठीक। अब देखिएगा, डाल दें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। अवक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हमें जो अवक्रिया की कोटि हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, तथ्य हैं, ठीक, उसको हम पढ़ लेंगे यदि, तो क्या होगा, हमें अवक्रिया की कोटि निकालने में आसानी होगी, ठीक। अब हम उनको पढ़ते हैं। अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, अवक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो इसमें भाग लेने वाले होते हैं, मान लीजिए A + B है कोई रिएक्शन और बनता है C, तो ये जो इसमें भाग लेने वाले गुणांक होते हैं उससे प्रभावित नहीं होता या उससे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक, पहला चीज हो गया। दूसरा हो गया, अवक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, अवक्रिया की कोटि की कोई मात्रक नहीं होता। तीसरा क्या है, अवक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य एवं भिन्नात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है, अवक्रिया की कोटि जो है, अब इससे पहले हमने बताया है, ये 0 1 2 3 या मोल प्रभाज में भी आ सकते हैं। क्या होता है, अवक्रिया की कोटि मोल प्रभाज का मतलब होता है भिन्नात्मक, भिन्न के रूप में भी आ सकता है, लेकिन अधिकता से पूर्णांक में ही आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, एक और है, देख लीजिए उसको, ये 4th नंबर। यदि मान लीजिए अवक्रिया 2 पदों में हो रही है, क्या हो रही है, अवक्रिया जो है वो 2 पदों में हो रही है। फर्स्ट हमारा मंद और दूसरा तीव्र, ठीक। यदि 2 पदों में अवक्रिया हो रही है तो जो अवक्रिया की कोटि होगी वो मंद पर निर्भर होती है, पहला चीज। दूसरी बात यह है कि अवक्रिया की जो कोटि होगी तीव्र और मंद दोनों को जोड़कर अवक्रिया की कोटि निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अवक्रिया की कोटि निकालते हैं, ठीक। ये हमारा चौथा था, क्या, मंद और तीव्र। दो, मान लीजिए कोई अवक्रिया हो रही है और वो क्या है, मंद है और तीव्र है, ठीक। तो मंद है जो अवक्रिया की कोटि को निर्धारित करती है, लेकिन तीव्र और मंद दोनों को जोड़ते हैं तो अवक्रिया की कुल कोटि निकल जाती है। क्या निकल जाएगी,
कुल कोटि निकल जाती है, क्रिया की कुल कोटि निकलती है। ठीक, ये होता है। अब आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अब क्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब क्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां क्या है। अब क्रिया की कोटि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, समाकलित वेग समीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? समाकलित वेग समीकरण के द्वारा। ठीक, इसमें क्या है, किसी भी अपक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए समाकलित वेग समीकरण का उपयोग करना सबसे प्रचलित विधि है। मतलब ये जानिएगा आप कि जो समाकलित वेग समीकरण है क्या है, समाकलित वेग समीकरण है, उसी के द्वारा हम अपक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं या निकालते हैं, सबसे प्रचलित विधि है। और जो ये विधियां अलग अलग दी गई हैं, आरेखीय विधि, ऑस्टवाल्ड पृथक्करण विधि, ठीक, ये सब क्या है, अलग अलग विधियां हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं। क्या है? विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं। उससे पहले एक टॉपिक आपको शायद दिखा होगा, देख लीजिए, ये अर्ध आयु काल। क्या दिखा है? अर्ध आयु विधि, हाफ लाइफ मेथड। क्या दिखा है? हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें कोई अभिकारक 50% पूर्ण हो जाती है, अर्थात पदार्थों के प्रारंभिक संचरण का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। उसे टी हाफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितने समय में अभिक्रिया अभिकारक का आधा रह जाती है? जब उत्पाद मिलता है तो क्या होता है, वो प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, वही अर्धायुकाल कहा जाता है। ठीक, जैसे इसमें दिया गया किसी अपक्रिया का अर्धायुकाल वह समय है जिसमें कोई अपक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, वह अर्धायुकाल होता है। क्या होता है? अर्धायुकाल होता है। ठीक, इसे हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो ये है जो है प्रथम कोट अपक्रिया के लिए अलग, द्वितीय कोट अपक्रिया के लिए अलग, तृतीय कोट अपक्रिया के लिए अलग। अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग अर्धायु का सूत्र होता है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये विभिन्न कोट की अभिक्रियाएं। क्या है? विभिन्न कोट की अभिक्रियाएं। जो हमारी अब अभिक्रियाएं आती हैं, ठीक है, अपक्रिया की कोट जो हमने पढ़ा है उसमें अनेक प्रकार की जो अपक्रियाएं हैं उसको हम देखते हैं। विभिन्न कोट की अपक्रियाओं एवं समाकलित समीकरण द्वारा, समाकलित वेग समीकरण द्वारा इन्हें निर्धारण को हम निम्न रूप से विस्तार से समझ सकते हैं। नंबर 1, शून्य कोट की अभिक्रियाएं। क्या है? शून्य कोट की अभिक्रियाएं। देखिएगा, वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, मतलब इसका मान जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मेन हमारा क्या है, जो इसका मान है, वेग है, ठीक है, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये देखिएगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के वेग पर निर्भर, अभिकारक के अणुओं के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होता है। किस घात के? सांद्रता के गुणनफल के शून्य घात के समानुपाती होता है, वो होता है हमारा शून्य कोट का रिएक्शन। फॉर एग्जांपल में हम एक रिएक्शन लेते हैं आपके सामने, देखिएगा, ले लीजिए एक एग्जांपल, H2, क्या लेंगे? H2 प्लस Cl2। ठीक, H2 प्लस Cl2 क्या हो जाएगा? 2HCl। क्या हो जाएगा? 2HCl। अगर हम इसका रेट निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे? रेट हो जाएगा हमारा, दर जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? KH2 अगर कहीं भी बराबर लगा है तो K जरूर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर ये क्या होगा? Cl2 है, अगर ये समानुपाती है तब K नहीं रहेगा यहाँ।
लगा दे रहे हैं, यहां देख लीजिए ध्यान से, और Cl2 ये 0। ठीक, अगर हम इसको रेट बराबर dx अपान dt, ठीक, क्या हो जाएगा, रेट बराबर dx अपान dt। अगर हम बराबर लगाते हैं तो यहाँ k जरूर आ जाएगा, ये H2 0 और Cl2 0, ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है शून्य कोटि की अपक्रिया, कह रहा है अभिकारक के सांद्रता के घात के जो घात कितनी होती है, सांद्रता की जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सांद्रता के घात क्या होती है, 0। देखो सांद्रता के घात क्या हो गई, 0, मतलब H2Cl2 आप कितना भी ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उसका सांद्रता क्या होगा, 0 ही रहेगा। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया बोलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल और आपके सामने ले रहे हैं। मान लीजिए क्या है, 2NH3 गिव्स, जब अमोनिया को प्लेटिनम या Au गोल्ड, प्लेटिनम या गोल्ड की सतह पर विघटन कराया जाता है तो ये क्या बन जाता है, N2 प्लस H2, क्या बन जाएगा, N2 प्लस H2। ठीक, क्या बन जाएगा, N2 प्लस H2, लेकिन यहाँ 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3H2। ठीक, क्या हो जाएगा, 3H2। अब इसका रेट निकालेंगे हम, यह अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, 0 है। रेट कितना हो जाएगा हमारा, K NH3 0, ये तो अतः ये शून्य कोटि की अपक्रिया है। क्या है, अतः ये शून्य कोटि की अपक्रिया है। क्या है, अतः ये शून्य कोटि की अपक्रिया है। क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया है। ठीक, इससे पहले हमने क्या किया था, H2 प्लस Cl2, क्या किया था हमने, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl हुआ था। ठीक, क्या हुआ था, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2। ये पानी की सतह पर, कहाँ, प्रकाश की उपस्थिति में, ये भी देख लीजिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में पानी की सतह पर यह क्रिया जब कराई जाती है तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका 0 हो जाता है। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू H2 की घात 0। यहाँ के हमने बताया जैसे बराबर लगेगा के जरूर आ जाएगा। ठीक, 0 Cl2 0, ये सब क्या है, गैस फॉर्म में ये भी हैं, गैस फॉर्म में ये भी हैं, और गैस फॉर्म में ये भी हैं। क्या है, गैस फॉर्म में ये भी हैं। ठीक, क्या है, गैस फॉर्म में ये भी हैं, ये, और यहाँ भी ये भी गैस फॉर्म में। ठीक, क्या है, ये भी गैस फॉर्म में, और ये भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, सब गैस फॉर्म में। इसकी अपक्रिया क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ये 0, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो 0। तो अपक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अपक्रिया। क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया। ठीक, ये हो जाएगा। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा।